आपको बताएं, हम लोग 1 to 8 दिसंबर का करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बोलेंगे आपको बाइलिंगुअल ही। ठीक है, लेकिन कंटेंट हमारा इंग्लिश में है, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश का जो क्लास है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेशनल थीम। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज इज राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। तो देखिए, जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या समझना है, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है। इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है? लोकसभा में। किसने किया है इंट्रोड्यूस? लोकसभा में जो नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसके अध्यक्ष आप लोग अगर आप जानते होंगे तो जिसका अध्यक्ष कौन है? महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, प्रोमिनेंट लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शरद पवार। ठीक है, उनकी पार्टी है। तो उनकी पार्टी की एमपी है सुप्रिया सुले। ठीक है, जो उनकी डॉटर भी है, जो उनकी बेटी भी है। तो उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। तो आप लोग प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में जानते हैं कुछ, क्या होता है? जानते हो? कोई बता सकते हैं क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल? यस सर, वो जो मिनिस्टर्स के अलावा कोई और एमपी इस बिल को बिल्कुल। इंट्रोड्यूस कर सकते देखिए, नॉर्मल यूजुअली होता क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके अलावा जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर। तो हमारे पार्लियामेंट में मतलब कन्वेंशन कहिए या रूल कहिए, या रूल ये है कि हर फ्राइडे के दिन, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम अलॉट किया जाता है प्राइवेट मेंबर्स को, कि अगर आप कोई जो पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई बिल है, ठीक है, लॉ है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो लाना चाहते हैं, ठीक है, उसको लॉ बनाना चाहते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पे, तो आप प्राइवेट मेंबर बिल को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मली होता है आपको फ्राइडे को, हर फ्राइडे को। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, तो 2.5 घंटे का टाइम नॉर्मली एलोकेट किया जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए। ठीक है, तो उसी के तहत जो लोकसभा में जो सुप्रिया सुले एनसीपी की एमपी, उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को लाया। ठीक है, तो देखिए, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल नॉर्मली ये है कि आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया ये सबका कितना आजकल, मतलब ये जो हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात करते हैं, है ना, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें मेनली इसका जो प्रोविजन ये कहता है कि आपको आफ्टर ऑफिस आवर, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू रिप्लाई टू एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब आफ्टर ऑफिस आवर, ठीक है, ये अगर ये लॉ बन जाता है तो ये आपका अधिकार देगा कि जैसे होता है ना कि हम क्या सुनते हैं कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे फ्रेंड्स जो 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 भी जॉब कर रहे हैं, वो हम आपको हमको क्या बताते हैं कि रात के 10 बजे हमको ईमेल का जवाब देना पड़ रहा है ना, सुबह 4 बजे, पता कितने सारे आप लोग सोशल मीडिया पे इसको लेके बहुत सारे आप जो स्क्रीन शॉट्स ये सब भी, मतलब ये इसको आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और ये वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये आपका ह्यूमन राइट भी तो है ना, राइट, मतलब जो हमारा आर्टिकल 21 जो कहता है ना, तो ये सब का भी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से वायलेशन है। तो मेनली ये जो वर्क लाइफ का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो आप देखिएगा कि लास्ट ईयर भी 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने इस बिल को पास किया था। ठीक है, और उसके अलावा फ्रांस और इटली जैसे देश हैं, उन्होंने ऑलरेडी राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को अपने देश में इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ है आपको फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो यूरोपियन कंट्रीज है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वहां पर ये लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, GIRG इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले क्या देखिए, ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है सरकार का, उसका बेसिकली मोटिव ये है कि जो भी आप अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग क्या देखते हैं कि अक्सर जो ग्लोबल इंडाइसेज होते हैं उस पे जो भारत का जो रैंकिंग होता है, उसको लेके हर बार कुछ ना कुछ सवाल खड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको हंगर इंडेक्स दिया जाता है, तो उसमें हमको कहाँ पे रैंक किया जाता है, उसमें हमको आपको जो अफ्रीकन कंट्रीज है कुछ उनसे भी नीचे हमको उसमें रैंक किया जाता है। वही आप देखते होंगे कि
जो फ्रीडम से रिलेटेड जो इंडेक्स आता है। तो इन सब इंडेक्स में आप क्या देखते हैं, उसमें जो भारत का रैंकिंग होता है उसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होता है। ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्गुमेंट आता है कि हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, उसको ये रैंकिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो जो ग्लोबल इंडाइसेज है उसमें भारत का रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो, ठीक है, इस चीज के लिए भारत सरकार ने गर्ग इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ठीक है। तो देखिए इसका जो कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है, इस इनिशिएटिव का जो कोऑर्डिनेटर होगा वो कौन है? डीएमईओ, नीति आयोग के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क के तहत 17 मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, 17 मिनिस्ट्रीज को जो 26 प्रकार के ग्लोबल इंडाइसेज है, जो 26 सेलेक्टेड ग्लोबल इंडाइसेज है, ठीक है, उसमें भारत का रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो, इस चीज के लिए भारत सरकार ने गर्ग इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखिएगा तो क्या होता है ना कि ये सब जो आप इंडाइसेज, ये सब जो आप देखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं अगर इसमें आपका रैंक खराब होता है ना, तो आपका जो अगर आप लोग जानते होंगे तो सॉफ्ट पावर एक होता है, ठीक है, जिसमें आपके बारे में दूसरे कंट्रीज में कैसे परसीव किया जाता है, तो उस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। वो चीज उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो रैंकिंग है उसमें भारत का सही परफॉर्मेंस होना है, ठीक है, या जो हम एक्चुअल जो हमारा सिचुएशन है उसका रिफ्लेक्ट होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो इन सब एस्पेक्ट को कवर करने के लिए भारत सरकार ने आपको गर्ग इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ इनिशिएटिव। इसका कोऑर्डिनेटर कौन है? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। जिसके अंदर ये किसका बॉडी है? नीति आयोग का। ठीक है। इसमें कितने नोडल मिनिस्ट्रीज है? 17 नोडल मिनिस्ट्रीज है, ठीक है, जिनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट डीएमईओ करेगा। और इसमें 26 ग्लोबल इंडाइसेस पे भारत सरकार फोकस करेगी। ठीक है। तीसरा देखिए, रीनेमिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर पब्लिक सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे क्या कि जो पीएमओ है, जहां से प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज सेवा तीर्थ। ठीक है। या पीएमओ का जो नाम है चेंज करके क्या क्या कर दिया गया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पीएमओ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ। ठीक है। उसी तरीके से राजभवन, जहाँ पे गवर्नर लोग रहते हैं, जहाँ पे राज्यपाल रहते हैं, ठीक है, उनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है। इससे पहले भी अगर आप देखिएगा तो ये पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से लेती आई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि रेस कोर्स आरसीआर सुनते थे आप लोग पहले, है ना, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस होता था। 7 आरसीआर जिसको कहते थे, तब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। ठीक है। तो उसी वैसे ही इनिशिएटिव्स के तहत आपको एक जो पीएमओ है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसका नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन सेंटर। ठीक है। तो जो इसरो के चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायण। ठीक है। उन्होंने अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन, आपको याद रखना है नाम क्या है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन, कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरला में। ये भारत का आपको फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन सेंटर है। ठीक है। मेनली यहाँ पर आपको जो एमआरओ, अगर आप लोग नेविगेशन एविएशन सेक्टर को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एमआरओ होता है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। ठीक है। तो ये जो नेविगेशन सेंटर है ये आपको इसी चीज को कैटर करेगा। ठीक है। कि जो भी आपको फ्लाइट ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, या रिपेयरिंग का जो जरूरत होता है, या उसके ओवरहॉलिंग का जो जरूरत होता है, इन सब चीजों को कैटर करने के लिए आपको जो भारत का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन सेंटर, जिसका नाम अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन है, जिसको तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है, उसका काम यही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। ठीक है। मतलब जो मेनली जो आपको लार्ज एयरपोर्ट्स है उस कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, भारत का पहला जो वाटर पॉजिटिव स्टेटस को अचीव करने वाला जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। तो वाटर पॉजिटिव का आप लोग मतलब बता सकते हैं क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? कोई भी ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बता सकते हैं क्या होगा?
सर वाटर की अवेलेबिलिटी सही मात्रा में हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए, वाटर पॉजिटिव स्टेटस मतलब है कि जितना आप वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आप वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल देने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऑपरेशंस में, एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में जितने भी पानी का खर्च किया जा रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उतने ही उससे ज्यादा पानी आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, या अदर वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स के थ्रू जो आप सेव करते हैं, तो वैसा, अगर वैसा स्टेटस को आप अचीव कर लेते हैं, मतलब जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर आप वाटर को सेव कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन को बोला जाता है वाटर पॉजिटिव स्टेटस। ठीक है। तो जो इंडिया के मेनली जो लार्ज एयरपोर्ट्स है, मेनली जो आपको 40 मिलियन प्लस पैसेंजर्स को कैटर करते हैं पर एनम, पर साल, उस कैटेगरी में जो पहला एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव स्टेटस को प्राप्त करने वाला है, इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है। अब देखिए शयोक टनल, या तो सीधा पूछा जा सकता है कि शयोक टनल का जो इनॉग्रेशन है वो कहाँ पे किया गया है या किसने किया है। तो सबसे पहले जो शयोक टनल है वो आपको लद्दाख में किया गया है। ठीक है। और इसका किया किसने, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने। ठीक है। लद्दाख, देखिए लद्दाख ये समय जब भी कोई टनल बनता है तो वो आपके जो हमारे कंट्री का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है, या जो डिफेंस इंटरेस्ट है, उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आप जानते हैं कि हमारा क्या चाइना के साथ जो रिलेशन है ना, वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार हम लद्दाख में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, जहां पर कि 12 महीने, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स जो अनइंटरप्टेड ट्रैफिक का फ्लो। नॉर्मली क्या होता है लद्दाख ये सब में, जो खासतौर से स्पेशली विंटर के टाइम्स पे क्या होता है कि आपको स्नो ये सब के कारण जो पूरा क्या होता है कि ब्लॉकेड हो जाता है। ठीक है। तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी कम हो जाता है। तो इस चीज को कैटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब लद्दाख में हम क्या कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ हम आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको हम डेवलप करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर आप लोग एडिशनल, हम वैसे ही आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप देखे होइएगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही, ठीक है, अमेरिका का आपको एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें एक बाकायदा रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि जो चाइना है वो किस तरीके से तिब्बत और लद्दाख, मतलब वो उनका जो अपने तरफ जो रीजन है लद्दाख का, ठीक है, उसमें वो किस तरीके से वो लोग काफी मास लेवल पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां पर आपको 12 महीने, ठीक है, जो एयर स्ट्रिप्स है वो ऑपरेट करेगा। ठीक है। या जो मूवमेंट ऑफ जो टैंकर्स या जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनका किस तरीके से वहां पे मूवमेंट आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, अपना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी कड़ी में भारत जो है अपना, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने लद्दाख में शयोक टनल का इनोग्रेशन किया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काशी काशी तमिल समागम। ठीक है। तो ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है। इसका उद्घाटन किया किसने, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है। उसके बाद ये देखिए एट्थ न्यूज, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत, मतलब एक तरीके का कल्चरल एस्पेक्ट में देखिएगा तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलप, मतलब सिग्निफिकेंट ये आपको डेवलपमेंट है, जिसको लेके आपको जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इसको लेके बाकायदा ट्वीट किया था। ठीक है। तो देखिए, जो महाराष्ट्र का 19 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, जिसका नाम है आपको वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे। ठीक है। क्या नाम है, वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे। ठीक है। उन्होंने क्या किया अभी कि लगातार 50 दिन तक, ठीक है, लगातार 50 दिन तक आपको शुक्ल यजुर्वेद महायंदिनी जो ब्रांच है, ठीक है, जो शाखा है, उसका जो 2000 मंत्र है, 2000 जो मंत्र है उसको अनइंटरप्टेडली, ठीक है, बिना रुके हुए, ठीक है, उसका उसको उन्होंने रिसाइट किया है। ठीक है। और ऐसा, और ये रेयर अचीवमेंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये आपको लगभग 200 सालों के बाद ऐसा कोई भी, मतलब इस चीज को किसी ने परफॉर्म किया है। ठीक है। इस तरीके से किसी ने वो जो मंत्र है, ठीक है, उसको रिसाइट किया है। इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। तो उसको किया किसने परफॉर्म, वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, जो महाराष्ट्र के 19 साल का
19 साल के एक लड़के हैं, ठीक है। तो ये आपका नेशनल थीम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल। ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। पाकिस्तान का मेनली आपको ये भी पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन कि विच कंट्री वाज इन न्यूज ड्यू टू इट्स 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसका नाम क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बेसिकली हुआ क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, एक पोस्ट को क्रिएट किया गया है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। इसको लेके वहां पर काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिकली काफी ज्यादा इसको लेके विवाद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ बेसिकली। और इसमें कुछ जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दी, ठीक है। तो पाकिस्तान के 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम है आपको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ठीक है। और आप आसिम मुनीर, और आप सब जानते होंगे कि आसिम मुनीर क्या है। आसिम मुनीर आपको पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप इसके बारे में काफी ज्यादा सुने होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन बना है जिसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान का अपॉइंट किया गया, ठीक है। बेसिकली ये क्या है कि आपको आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये मेनली आपको जैसे क्या है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है। तो इस पोस्ट के थ्रू क्या है कि आसिम मुनीर इन तीनों जो आर्म फोर्सेज है उस पे एक तरीके का आपको सुप्रीम कमांडर के तौर पर उसको उसको स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। मतलब आसिम मुनीर का जो पावर है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। और पाकिस्तान में आप लोग सुनते होंगे सिविल मिलिट्री जो एक प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है। इस तरीके से आप सुनते होंगे कि वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होता है उसको कौन डिक्टेट करता है? बेसिकली जो आर्मी का चीफ होता है, ठीक है, वो डिक्टेट करता हुआ है, ठीक है। और आप सब जानते होंगे कि कितना कितना बार वहाँ पर ऑलरेडी कू हो चुका है, मिलिट्री वहाँ पर कितना बार कू कर चुकी है, रक्षा पलट कर चुकी है, ठीक है। तो इसी करीब इसके कारण भी ये न्यूज में था, ठीक है। तो इसमें क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज कौन बना? हाशिम मुनी। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली पास इट्स 27th कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो वो कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके तहत फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को अपॉइंट किया गया जिसका नाम है हाशिम मुनी, ठीक है। और आप अगर आप लोग न्यूज को पढ़ रहे होंगे तो ये भी जानते होंगे कि जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, आसिम मुनीर को आसिम मुनीर को क्या अपॉइंट किया गया था? फील्ड मार्शल भी अपॉइंट किया गया, ठीक है। और ये आपको पिछले 50 साल के इतिहास में पहला बार किसी को पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बना, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ का जनरल अयूब थे जिनको फील्ड मार्शल का उपाधि दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस है। और सेकंड देखिए, रशिया का फर्स्ट नेवल बेस इन अफ्रीका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो किस कंट्री ने रशिया को परमिट किया है फर्स्ट नेवल बेस अफ्रीका में बनाने के लिए? उसका नाम है आपको सूडान, ठीक है। सूडान ने रशिया को परमिट किया है कि आप अपना जो पहला नेवल बेस है आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बना सकते हैं, ठीक है। ये जो पोर्ट है ये आपको मेनली जो सुएज कनाल से जो ट्रेड होता है, ठीक है, उस पर मॉनिटर करने के लिए रशिया को हेल्प करेगा, ठीक है। और ये बनेगा कहाँ पे नेवल बेस? सूडान के पोर्ट सूडान में, ठीक है। कहाँ पे बनेगा? पोर्ट सूडान में, जो कहाँ पे लोकेटेड है? रेड सी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो पहला नेवल बेस अफ्रीका में रशिया का कहाँ बनेगा? सूडान में। किस पोर्ट पे बनेगा? पोर्ट सूडान पे, ठीक है। पोर्ट सूडान कहाँ पे लोकेटेड है? रेड सी में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2025 ये हर साल आपको 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम आपको कवर इसलिए किए हैं कि इंडिगो क्राइसिस के कारण आप देख रहे होंगे कि जो एविएशन सेक्टर है वो कितना ज्यादा न्यूज है ना। तो इसलिए इसके बारे में हमको थोड़ा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एविएशन सेक्टर इतना ज्यादा न्यूज है। एक तो इंडिगो क्राइसिस हो गया और ऊपर से आप क्या देख रहे हैं, बिहार सरकार में भी फर्स्ट टाइम क्या है, एक नया डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम भी हमको जानना है, थीम क्या है? सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। ये मेनली आपको जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो शिकागो कॉन्वेंशन 1944 में जिसको साइन किया गया, ठीक है,
तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया। ठीक है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? क्योंकि इंडिगो क्रैशेस के कारण न्यूज में तो आप जानते हैं कहीं कहीं कई बार बीपीएससी क्या करती है, वो आपको इस प्रकार से मिनिस्टर का भी न्यूज देती है। ठीक है। या अगर आप लोग अभी मान लीजिए बिहार एसआई का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें हो सकता है पूछ लिया, तो बता सकते हैं आप लोग भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है भारत सरकार के? बता सकते हैं आप लोग? गेस कर सकते हैं? सर कोई रेड्डी करके है। राम मोहन पूरा नायडू। सही बोलो, राम मोहन नायडू। ठीक है। ये भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है। वो एडिशनल आपसे आप पूछ रहे इंडिगो के सीईओ का नाम आप लोगों को पता है? इंडिगो के सीईओ का नाम पता है आप लोगों को? कहीं पूछ रहे इसलिए जस्ट हम आपको इन्फॉर्म करें कि अगर नाम पूछ दे तो अगर नाम सुन रहेंगे तो आप लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है। इंडिगो के सीईओ कौन है? पीटर एल्बर। भारत के चीफ सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू, जो आंध्र प्रदेश से आए। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन। उसके बाद देखिए अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका आप जानते होंगे कि वहां पर हमेशा कहीं हमेशा क्या है कि डेमोक्रेसी का वहाँ का क्या हालत है वो किसी से नहीं ठीक। ठीक है। वहाँ पर बराबर आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान का हाल है वही अफ्रीका में बाकी कंट्रीज का हाल। आए दिन वहां पर कू होते रहता है। ठीक है। आप जानते होंगे कि सूडान में ऑलरेडी आप जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ठीक है। तो देखिए अफ्रीका का एक और नया देश जहाँ पे मिलिट्री coup हुआ है, जिसका उस कंट्री का नाम क्या है? गिनिया बिसाऊ। ठीक है। गिनिया बिसाऊ। ठीक है। अफ्रीकन कंट्री जो अभी हाल में जहाँ पर मिलिट्री coup हुआ है, जहाँ पर मिलिट्री रूल को स्टेब्लिश किया गया। तो आपसे पूछा इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इन रिसेंट टाइम, ठीक है, इन विच अफ्रीकन कंट्री अ मिलिट्री रूल वाज एस्टैब्लिश। ठीक है। तो उसका नाम क्या है? गिनिया बिसाऊ। ठीक है। ये आपको मिल ली वेस्ट अफ्रीकन। ठीक है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। ठीक है। आप देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व। ठीक है। इसमें मेनली भारत का जो अदर कंट्री के साथ जो भी डेवलपमेंट था इस थीम में हम उसको कवर करें। इंडिया रशिया एनुअल समिट 2000। भारत, अगर आप लोग न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, वो 4 और 5 दिसंबर को 2 दिनों के लिए इंडिया के ऑफिशियल विजिट थे। ठीक है। किस लिए थे? 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट को के मीटिंग को में पार्टिसिपेट करने। ठीक है। और ये मीटिंग सिग्निफिकेंट क्यों है? ये मीटिंग सिग्निफिकेंट इसलिए है कि रशिया यूक्रेन वार जो 2022 में जिसका स्टार्ट मतलब जो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से रशियन प्रेसिडेंट का पहला दौरा, व्लादिमीर पुतिन का पहला दौरा। ठीक है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के लिए किसने अरेस्ट वारंट रिलीज किया हुआ है? बता सकते हैं आप लोग? जब ये भारत दौरा पे आने वाले थे तो उसकी भी एक चर्चा थी। बता सकते हैं आप लोग? गेस कर सकते हैं? सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नहीं नहीं, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नाम सुने हैं आप लोग? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है। उन्होंने मतलब वार क्राइम्स के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट रिलीज किया है। ठीक है। अगर वो बाकी कंट्री जैसे कि, तो भारत में जब वो आए, ठीक है ना, तो इसको लेके भी एक कंसर्न, मतलब इसको लेके कुछ छोटे सर्कल में एक इशू रेज हुआ। ठीक है। लेकिन भारत इसके लिए लीगली कंप्लाई करने के लिए आप भारत को फोर्स नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में अगर आप जाने तो उसको रोम स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग उसको गठित किया गया था और भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। इसलिए भारत, इंडिया जो भी उनका जो अरेस्ट वारंट है उसको कंप्लाई करने के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। तो देखिए रशिया यूक्रेन वार के बाद व्लादिमीर पुतिन का आपको फर्स्ट विजिट। तो देखिए की आउटकम्स क्या है, और आपको ये भी एक थोड़ा जानना चाहिए बेसिक कि जो एनुअल समिट का मतलब ये होता है, देखिए समिट मीटिंग ये होता है ना कि जब नॉर्मली जो हेड ऑफ द स्टेट
उनका जो मीटिंग होता है फॉरेन पॉलिसी, उसको समिट मीटिंग, ठीक है। तो ऐसे मीटिंग को समिट मीटिंग कहा जाता है। तो भारत जो है, इंडिया जो है, मेनली दो कंट्रीज के साथ एनुअल समिट करता है। मतलब ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर हर साल, ठीक है, ये दोनों कंट्रीज आपस में, इन दोनों के जो हेड ऑफ द स्टेट्स है, वो हर साल आपको बैठते ही बैठते हैं, ठीक है, और मीटिंग होती है। वो दो कंट्रीज, एक रशिया है और दूसरा आपको जापान, ठीक है। जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी। अब देखिए की आउटकम इसके क्या क्या है। जब यहाँ पर आए तो आपको कई कई बार क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंडिया हैज साइंड फलाना एग्रीमेंट विद, तो इस टाइप से पूछ दिया जाता है। तो इसलिए हमको इसके बारे में थोड़ा पता होगा। तो देखिए सबसे पहले इंडिया और रशिया ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया, पैक्ट पे साइन किया, जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक कॉपरेशन टिल 2030, ठीक है। मेन आपको जो इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है उसमें किस तरीके से हम अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करें, उसके लिए पैक्ट को साइन किया, ठीक है। और मेनली क्या मकसद है कि 2030 तक हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन तक हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एमओयू पे साइन किया गया, जिसके तहत क्या है कि रशिया इंडिया में ग्रीन फील्ड यूरिया प्लांट को स्टेब्लिश कर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम मतलब याद कर लीजिए कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज साइंड रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद विच कंट्री है, ठीक है, या विच कंट्री हैज रिसेंटली रेटिफाइड द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट विद इंडिया, ठीक है। तो वो कौन सा कंट्री है? रशिया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट में बेसिकली ये होता है कि जो दो मतलब जो दो सिग्नेटरीज है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे का जो डिफेंस फैसिलिटीज, ठीक है, उसको वो लोग यूज कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पज, ठीक है। ये इसका मेन एग्रीमेंट का मकसद होगा, ठीक है। इसमें नाम आपको यहाँ पर आप लिखा भी हुआ है कि विच अलाउज बोथ कंट्रीज मिलिट्रीज एक्सेस टू ईच अदर पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज फॉर रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। मान लीजिए कि आप इंडियन ओशन में रशिया का शिप किसी भी एक्सपीडिशन पे है या किसी भी मिशन पे है, ठीक है, यहाँ पर उनको कोई रिपेयरिंग की जरूरत है, मान लो बीच में शिप में कोई प्रॉब्लम आ गया टेक्निकल, या कोई भी ग्लिचेज आ गया, ठीक है, या रिफ्यूलिंग की का रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं कि इंडिया का जो इमीडिएट नेबरिंग पोर्ट होगा, ठीक है, वहां पर जाकर आप रिफ्यूलिंग या मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट होता है उसका मेन मकसद ये होता है, ठीक है। हमारा ऐसा एग्रीमेंट हमारा आपको यूएसए के साथ भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, और भी कुछ कंट्रीज के साथ भी, कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ है, जैसे ओमान के साथ, ठीक है। तो ये मेनली आपका जो डिफेंस कॉपरेशन है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। उसके बाद देखिए रशिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर बन गया है, ठीक है। आप सब जानते होंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को किस कंट्री ने स्टार्ट किया था? भारत ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया रशिया ने एक पैक्ट पे साइन किया जिसका नाम है कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इरेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। आप सब अगर न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आप क्या देखते होंगे कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं, है ना, जब रशिया यूक्रेन वार चल रहा था तो बहुत सारे इंडियंस वहां पर रशिया में, ठीक है, रशिया में रशियन आर्मी के तरफ से फाइट करने के लिए, ठीक है, उनको वहां पर रिक्रूट किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इरेगुलर और जो इलीगल जो माइग्रेशन होता है उसको रोकने के लिए भी कंट्रीज ने साइन किया है जिसका नाम है कॉपरेशन इन कॉम्बैटिंग इरेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया जिसका नाम है टेम्पोरेरी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन ऑफ वन स्टेट इन द टेरिटरी ऑफ द अदर स्टेट, ठीक है। ये मेनली इस एग्रीमेंट को कहा क्या कहा जाता है? मोबिलिटी एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको मोबिलिटी एग्रीमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, इसको मेनली मोबिलिटी एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो मतलब जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है, उनका उनका जो आप माइग्रेशन है, ठीक है, उसको आप इजी बनाते हो, उसको आप आसान बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब जब इंडिया ने रशिया के साथ ये ट्रीटी साइन किया तो इससे क्या हुआ कि इंडिया के जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, ठीक है, वहां पर उनका जो माइग्रेशन होगा, ठीक है, या यहाँ पर उनका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा कि इजी हो जाएगा, जो वीजा प्रोसेस है या जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंट्रीज आपको मेनली
एक दूसरे के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट को साइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इंडिया का अगर आप देखेंगे तो ऐसा एग्रीमेंट आपको जर्मनी के साथ भी है, ऑस्ट्रिया के साथ भी है, ऐसे ही 4-5 और देश के साथ है। ठीक है, तो वैसे न्यू कंट्री जिसके साथ इंडिया ने इस प्रकार का मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया, जिसका नाम क्या है आपको, रशिया है। ठीक है, उसके बाद दोनों कंट्रीज नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट को भी डेवलप करने में ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि हम रशियन सिटीजन को 30 दिनों का ई टूरिस्ट वीजा, फ्री ई टूरिस्ट वीजा भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो की आउटकम्स है व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट का, उसको हमने आपको बताया। ठीक है, दूसरा देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ठीक है, आप सब देख रहे होंगे कि न्यूज में जो भारत के चुनाव आयोग है वो कितना ज्यादा न्यूज में है। अभी संसद में भी हाल में कितना डिबेट हुआ है। ठीक है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके आप अलग अलग जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसको भी आप सुन रहे होंगे। ठीक है, तो उसी में ये एक मेजर, उसी दौरान क्या है कि एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको याद रखना है ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, भारत पहली बार आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जिसको इंटरनेशनल IDEA बोलते हैं, उसका अध्यक्ष बना है। ठीक है, उसका चेयरमैन बना है। ठीक है, और इंडिया को इस इंस्टीट्यूट में, इस जो इंस्टीट्यूशन है इस पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका नाम है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है क्या है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इंडिया जो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन का जो चेयरमैन बना है। ठीक है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ठीक है, बीइंग द चेयरमैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ज्ञानेश कुमार, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल एक्ट एज वाइस चेयर्स। ठीक है, तो वाइस चेयर्स में आपको मिलनी मॉरिशस एंड मैक्सिको। ठीक है, अब आपको थीम भी याद रखना है। ठीक है, कई बार थीम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, तो थीम आपको एकदम याद रखना है कि डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया का जो चेयरमैनशिप है उसका थीम क्या होगा, डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इंडिया इस इंस्टीट्यूशन का फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर बना है। थीम क्या है, डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इंडिया के साथ इसके वाइस चेयर कौन रहेंगे, मॉरिशस और मैक्सिको। ठीक है, तो अब आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो इसका जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 35। ठीक है, अब आपको याद ये रखना है कि USA और जापान जो है, ठीक है, USA आप क्या जानते हैं, USA को क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना है, एक इंस्टीट्यूशन बना है, उसका USA मेंबर नहीं है, USA उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो उसके USA क्या है, उसका ऑब्जर्वर है। आपको क्या याद रखना है कि USA इज नॉट अ मेंबर, मेंबर कंट्रीज आर ओनली 35। ठीक है, USA एंड जापान हैव ज्वाइंड दिस इंस्टीट्यूशन एज ऑब्जर्वर्स। ठीक है, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ IDEA। ठीक है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल IDA को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी, ठीक है, 2003 ऑनवर्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद देखिए 50th एनिवर्सरी ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ठीक है, तो इंडिया जो है आपको अभी इस कन्वेंशन के 50th ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, उसके ओकेजन पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, जिसका आपको जो थीम है, थीम क्या था, 50 ईयर्स ऑफ BWC मतलब बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, स्ट्रेंथनिंग बायो सिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो ये BWC के 50 साल पूरा होने का ओकेजन पे भारत ने इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इस कन्वेंशन में 189 कंट्री जिसके सिग्नेटरी है। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, और ये फर्स्ट डिसआर्मामेंट ट्रीटी था। ठीक है, ये फर्स्ट डिसआर्मामेंट ट्रीटी था जिसमें जो इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको बैन किया गया था। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, केमिकल वेपन्स हो गया,
या बायोलॉजिकल वेपन्स हो गया, इन सबको क्या क्या कहा जाता है, WMD कहा जाता है। ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये पहला ट्रीटी था BWC जिसमें किसी भी टाइप के कंप्लीट जो WMD है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको बैन किया गया था। ठीक है, उसके बाद ओपन फॉर सिग्नेचर इन विच ईयर, 1972। ठीक है, 50 साल पूरा हुआ है, इसलिए आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को कब कब ये फोर्स में आया, ठीक है, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 1975। ठीक है, इसलिए हम आपको ये बताएं। ठीक है, तो किस साल इसको लागू किया गया था, 1975 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025 25 टू 29 के टर्म के लिए फिर से री इलेक्ट। ठीक है, तो मतलब इंडिया इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ऑलरेडी इलेक्टेड था। ठीक है, और फिर से इस बॉडी में इंडिया को, ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु, इसको भारत ने किस कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया था, तो श्रीलंका। ठीक है, तो आपको दो बात इसमें क्या 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 याद रखना है। तो ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने इंडिया ने किस कंट्री को असिस्टेंस, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया था, तो द नेम ऑफ द कंट्री श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा ये याद रखना है कि साइक्लोन दितवा, ठीक है, वो कहाँ पे, वो मेजरली किस कंट्री को अफेक्ट किया था, वो श्रीलंका को अफेक्ट किया। ठीक है, तो साइक्लोन दितवा के कारण जो भी श्रीलंका में जो भी, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसमें असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु को लॉन्च किया। ठीक है, जिसमें आपको मेडिकल एड हो गया, फूड एड हो गया, ठीक है, इस प्रकार का जो बेसिक जो असिस्टेंस है वो भारत ने प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पांस टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, होनोलुलु हवाई में। ठीक है, कहाँ पर, USA में। ठीक है, होनोलुलु हवाई, USA में। ये मेनली आपको जो डिजास्टर के टाइम किस तरीके से आपस में क्वाड मेंबर्स में एक सिनर्जी को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, या ज्वाइंटनेस को एस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए इस टाइप के एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है। ये कहाँ पे हुआ था, होनोलुलु हवाई, USA में। उसके बाद देखिए थर्ड क्वाड काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। आप जानते हो कि क्वाड क्या बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ना, तो इसलिए क्वाड से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए, और खास तौर से अगर इंडिया में कोई मीटिंग हो उसके बारे में तो हमको जरूर उस पर हमको नजर रखना चाहिए। ठीक है, और क्वाड का जो समिट है वो भी आपको 2026 में भारत में ही होने वाला था, लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया फेज से चल रहा है ना, एज फेज से दौड़ रहा है, इसलिए अब तक भारत ने उसको होस्ट नहीं किया है। उसके बाद देखिए थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, अब हम अगले थीम पे आते हैं, कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स। पहला है अर्थ समिट 2025। ठीक है, आप लोग नाम देख के क्या आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऑप्शन में अगर मान लीजिए अर्थ समिट देख के अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ दिखा, अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप इन्वायरमेंट वाले पे टिक मार देंगे, है ना, लेकिन अर्थ समिट 2025 का इन्वायरमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इस समिट का जो इनॉग्रेशन है वो इंडिया के यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने किया। कहाँ पे किया, कहाँ पे किया, गांधीनगर में किया। थीम क्या था, थीम से आपको सजेस्ट आ जाएगा, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ठीक है, ये मेनली रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए हम क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस को हम डेवलप कर सकते हैं, उस पर्पस के लिए अर्थ समिट 2025 का को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पर, गांधीनगर में, जिसका उद्घाटन किसने किया, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, इसी में इवेंट में, ठीक है, सहकार साथी जो एक ज्वाइंट नाबार्ड का और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है, उसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सहकार साथी का मेन जो मोटिव है वो क्या है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, वहां पर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वहां पर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उसका मतलब उसको वहां पर लागू करना, इस सहकार साथी का
मोटिव है। ठीक है, तो इसके तहत आपको 13+ डिजिटल सर्विसेज सारे रूरल जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 ये कहाँ पे हुआ था? शिलोंग मेघालय में। थीम क्या था इसका? एआई फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट, स्मार्ट गवर्नेंस, बेटर लाइव्स। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि अगला जो ग्लोबल एआई समिट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, आप बता सकते हैं? 2026 का एआई एक्शन समिट है, ये कहाँ पे होने वाला है, बता सकते हैं? ये बहुत इंडिया में। इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, इंडिया में होने वाला है। ये कब कब होने वाला है? फरवरी 2026 में। ठीक है, तो उसी कड़ी में क्या कर रहा है भारत? बहुत सारा जो रीजनल इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस को भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, इसी में जो अभी लेटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया था पहला रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025, वो कहाँ किया गया था? मेघालय के कैपिटल शिलोंग में। ठीक है, अब आपको ये भी जानना चाहिए थोड़ा कि जो एआई एक्शन समिट है, जो पहला जो एआई हुआ था, ठीक है, समिट, वो कहाँ पे हुआ था, बता सकते हैं? या आपको एएसओ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बता सकते हैं आप लोग पहला कहाँ पे हुआ था? यूके में फ्रांस। सर। जगह का नाम क्या है, बताइए? बी। लेचली। हाँ, ब्लेचली में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो ग्लोबल हुआ था। सेकेंड हुआ था आपको सियोल में। थर्ड हुआ था अभी इसी साल, जिसमें भारत फ्रांस के साथ क्या था? को होस्ट था। ठीक है, तो थर्ड जो एआई समिट हुआ था आपको, वो हुआ था फ्रांस में, पेरिस में। और चौथा इस प्रकार का जो ग्लोबल एआई समिट है वो कहाँ पे होने वाला है? हमारे यहाँ 2026 में, भारत में। ठीक है, अब हम आते हैं 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, ये आपको हुआ था हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इसका थीम क्या था? विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं एप्स एंड पोर्टल्स। संचार साथी, आप सब देख रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा इसको लेके कंट्रोवर्सी हुआ था, है ना? इसको ये कंट्रोवर्सी इस पे क्यों हुआ था? कंट्रोवर्सी इस पे इसलिए हुआ था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक रूल रिलीज किया था कि जिसमें बताया गया था कि हर स्मार्टफोन्स में संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम और आप मोबाइल लेते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ जो एप्स हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं सारे मोबाइल में, है ना, जिसको कि हम और आप अगर चाहे भी तो हमारे लिए वो हटाना लगभग असंभव होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हर जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है उसके लिए भारत सरकार ने डायरेक्टिव किया कि आपको संचार साथी जो ऐप है उसको आपको हर नए मोबाइल में आपको प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो पुराना, जो जिनके पास पुराना है उनमें अगर आप जो सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे उसमें आपको संचार साथी को हर मोबाइल में आपको प्री इंस्टॉल्ड करना होगा। ठीक है, तो इसको लेके सर्विलेंस, प्राइवेसी, ये सब को लेके कंसर्न रेज हुआ, जिसके कारण क्या है कि भारत सरकार ने अपने डिसीजन को बैक ट्रैक किया। ठीक है, तो उसके बाद इसलिए हमको संचार साथी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि संचार साथी आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का इनिशिएटिव है, जिसमें ये मोबाइल जो सब्सक्राइबर है, ठीक है, उनके सिक्योरिटी के लिए, और जो भी भारत सरकार का डिजिटल जो सिक्योरिटी है, ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी या साइबर लिटरेसी या फिर जो साइबर लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, इस प्रकार का जो भी इनिशिएटिव सरकार लेती है उसको उसको भी इस ऐप पे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल दोनों के तौर पर आता है। ठीक है, इसमें जो फैसिलिटीज है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका मोबाइल फोन हो गया, खो गया, तो आप इसके थ्रू आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, या आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन हैं उसको भी आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। या मान लीजिए कि अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ तो वो भी आप, इस पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है चक्षु। ठीक है, उसके तहत आप उस फ्रॉड को भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो फैसिलिटीज है वो संचार साथी का फैसिलिटीज है। अगर आप 71st बीपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें क्या है, लगभग दो क्वेश्चन ऐसा था ऐप एंड पोर्टल बेस्ड, जिसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब हमको जो भी पोर्टल इस प्रकार का न्यूज में रहेगा, सिर्फ हमको ये नहीं जानना है कि उसको रिलीज किसने किया, हमारे लिए ये भी जानना उतना ही एसेंशियल है। ठीक है, कि उसके कुछ बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसलिए हम आपको इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो हम आपको बताएं। ठीक है, अब आता है इन डेप्थ। इसको किसने रिलीज किया? नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये मेनली आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो एमएसएमईज है, ठीक है, मेनली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस ऐप को
लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले थीम पे जिसका नाम इकोनॉमी पे। ठीक है, सहकार टैक्सी। ठीक है, जिसको किसने लॉन्च किया, आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा, सहकार। ठीक है, इस तरीके से भी हमको चीजों को याद करना है। सहकार मतलब क्या, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, है ना। तो इसको किसने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको दिल्ली एंड गुजरात में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो ऐप जो शुरुआत किया गया, जैसे क्या है, जैसे उबर एंड ओला जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ऐप को शुरुआत किया गया जिसका नाम है भारत टैक्सी। ठीक है, और इसका मेन देखिए, इंडिया का ये फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्स सर्विस है, टैक्सी सर्विस है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का ये फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस। तो इसका मेन मकसद क्या आपको पता है, इसका मेन मकसद है कि देखिए, अगर आप ओला और उबर पे जैसे कि हम और आप कोई भी बुक करते हैं, कहीं भी हमको ट्रैवल करना हो, तो उसमें क्या होता है कि ये जो एग्रीगेटर्स हैं, इनको मेनली आपको एग्रीगेटर्स कहा जाता है। जो ओला उबर होता है वो क्या होता है, वो आपको वहां पे सारे कैब, जो जिनके पास कैब्स होता है, ठीक है, जिनके पास कार्स होता है, अगर आपको मार्केट में, अगर मार्केट में आपको कार चलाना है तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप उसको, वहां पर जाते हैं, अपना रजिस्टर करते हैं। ठीक है, और वहां से आपको कस्टमर से मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ओला उबर क्या है, आपको कैब एग्रीगेटर्स है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि कोई भी अगर वहां पे जा रहा है, कोई भी जो कैब ओनर जा रहा है, तो आपको पर बुकिंग क्या होता है कि आपको कुछ जो कमीशन होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन होता है, वो पर बुकिंग इन एग्रीगेटर्स के पास जाता है। ठीक है, लेकिन जो सहकार टैक्सी होगा उसमें क्या होगा कि जो 100% जो अमाउंट होगा बुकिंग का, वो कंप्लीटली दैट अमाउंट विल गो टू द कैब ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये इसका मेन जो फीचर है, ठीक है, ये है। पहला तो ये भारत का फर्स्ट कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस है। दूसरा ये कि इट एम्स टू गिव ड्राइवर्स फुल ओनरशिप ऑफ देयर अर्निंग्स। ठीक है, उसके बाद देखिए 18th प्लेनरी ऑफ ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स ट्रांसपेरेंसी, इसको भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने न्यू दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया। ठीक है, तो इस फोरम का थीम क्या था, टैक्स ट्रांसपेरेंसी डिलीवरिंग अ शेयर्ड विजन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो ग्लोबल फोरम है, इसमें आपको मेनली 172 मेंबर कंट्रीज है, मतलब 172 कंट्रीज इस फोरम के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। ठीक है, और ये विश्व का आपको वर्ल्ड का लीडिंग बॉडी है। ठीक है, जिसका इस फोरम का मेन आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि हमको टैक्स ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, मतलब टैक्स ट्रांसपेरेंसी क्या, कि मतलब आप देख रहे हैं कि जो भी आप ग्लोबल जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, या जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसमें जो टैक्स अवॉइडेंस होता है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज जो टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो बहुत सारे जो स्टेप्स को उठाती है, ठीक है, तो इसको इसको कम करने के लिए, इसको कर्टेल करने के लिए इस फोरम को गठित किया गया है, इस फोरम को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30। ठीक है, तो इसको किसने रिलीज किया, आरबीआई के गवर्नर जिनका नाम है संजीव मल्होत्रा। ठीक है, इसको आपको जो अप्रूव किया, उस कमेटी का नाम है सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो बॉडी है ना, उसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ ये जानना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होता है, उसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, उसके सब कमिटी नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसके चेयरमैन आपको होते हैं भारत के एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और मेनली आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है क्या, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब क्या है कि जो भी कंट्री के भीतर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, ये मेन पर्पस है इस काउंसिल का। तो इस काउंसिल को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2008 में, अगर आप सब जानते होंगे, तो जो ग्लोबल क्राइसिस आया था अमेरिका के कारण, ठीक है, उसके बाद इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, तो इसके चेयरमैन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आपको एफएम होते हैं। तो इनमें मेनली जितने भी आपको फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन है, जैसे कि आपको हो गया आरबीआई, ठीक है, सेबी हो गया, है ना, स्टॉक मार्केट एंड जो शेयर्स के लिए जो होता है। तीसरा आपको हो जाता है आईआरडीएआई, जो इंश्योरेंस के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद पीएफआरडीए, पेंशन पेंशन फंड के लिए जो आपको बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस टाइप के जो बॉडी होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के जो रेगुलेटर्स होते हैं उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसका जो सब कमिटी होता है ना, ठीक है, उसका चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो उन्होंने ही आपको
इस स्ट्रेटजी को रिलीज किया जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30। ठीक है, ये मेन आपको इसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स को ले डाउन किया गया है। ठीक है, जिसके तहत जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है मतलब क्या, कि बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करना है, इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रमोट करना है। ठीक है, जितने भी आपको जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं वहां तक आप बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, उसको आप किस तरीके से आप नीचे के लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का मोटिव होता है। ठीक है, तो ये इसका मकसद है और इसके तहत आपको 5 पिलर्स है। ठीक है, जिसका नाम है पंच ज्योति। ठीक है, तो वो पंच ज्योति क्या है? पहला है एनहांसिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट का फैसिलिटीज हो गया, इसको प्रमोट करना। दूसरा है जेंडर सेंसिटिव इंक्लूजन। ठीक है, मतलब कि जो विमेन है, ठीक है, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तीसरा है लिंकिंग लाइवलीहुड्स एंड फाइनेंस। ठीक है, नाम से आपको सजेस्ट हो रहा है कि आपको मान लीजिए कोई काम करना है, उसके लिए आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपके लिए कितना आसान हो, ये इंश्योर करना। चौथा है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, नाम से सजेस्ट हो रहा होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब जो बेसिक जो बैंकिंग जो एबिलिटीज है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक जो भी आपको फाइनेंस रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पांचवा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये पंच ज्योति पिलर्स है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30 का। ठीक है, चौथा देखिए मसाला बॉन्ड। ठीक है, तो मसाला बॉन्ड भी आपको काफी ज्यादा न्यूज में था। इस पे आपको ऑलरेडी यूपीएससी 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, और अभी ये न्यूज में था, अभी केरला में ईडी ने इस पे बहुत सारा रेड किया था। ठीक है, इसके कारण ये न्यूज में था। ठीक है, तो जो मसाला बॉन्ड है ये आपको क्या है कि रूपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उसको अगर ओवरसीज मार्केट में अगर फंड्स को रेज करना है किसी भी कॉर्पोरेट को, ठीक है, तो वो क्या करती है कि मसाला मसाला बॉन्ड्स के थ्रू उसको रूपी में उस बॉन्ड्स को रेज करती है। ठीक है, रूपी में उस पैसे को इकट्ठा करती है। ठीक है, उस पैसे को रेज करती है। ठीक है, ना कि यूएस डॉलर या उस कंट्री का जो लोकल करेंसी है। ठीक है, तो ये मेनली मसाला बॉन्ड का क्या मकसद है? मसाला बॉन्ड का मकसद है कि आप देखते हैं क्या कि डॉलर और रूपी के बीच में ये जो वोलेटिलिटी होता है, ठीक है, करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो जो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो इस चीज से बचाने के लिए, ठीक है, मसाला बॉन्ड का इस्तेमाल करती है कॉर्पोरेट हाउसेस। ठीक है, तो मसाला बॉन्ड क्या है? मेनली रूपी डोनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। ठीक है, मतलब विदेश से कॉर्पोरेट हाउसेस जो रूपी में जो पैसा रेज करते हैं वैसे टाइप को क्या बोला जाता है? मसाला बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और केरला पहला स्टेट था जहां पर ईडी ने रेड डाला है। ठीक है, केरला पहला स्टेट था जिसने 2019 में मसाला बॉन्ड को फ्लोट किया था। ठीक है, और फर्स्ट मसाला बॉन्ड आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2014 में ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अरेंज किया था। ठीक है, देखिए ये जो लोकल करेंसी में अगर कोई जो बॉन्ड रेज होता है ना, इसको लेके अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मसाला है ना, उसी तरीके से जापान में आपको डिम्सम है। ठीक है, मतलब हर जो मेजर कंट्रीज है, ठीक है, वहां पर इस प्रकार का कोई ना कोई लोकल अरेंजमेंट है जहां पे कंट्रीज लोकल करेंसी में पैसों को रेज करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डेयरी, ये कौन बन गया है? बनास डेयरी। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब और आईबीएम, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, फेमस टेक कंपनी है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक रोड मैप रिलीज किया है जिसका मकसद है कि भारत को 2047 तक जो टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमीज है उसमें शामिल करना। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसको किसने रिलीज किया इस स्ट्रेटजी को? ठीक है, तो उसको क्या आपको क्या नाम याद रखना है? नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने किसके साथ पार्टनरशिप में? आईबीएम के साथ पार्टनरशिप में इसको रिलीज किया है। ठीक है, भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन किया है 2025 में। ठीक है, तो कितना किया है? 357 मिलियन टन। ठीक है, उसके बाद देखिए पहल इनिशिएटिव न्यूज में था। पहल इनिशिएटिव का मेन मकसद होता है कि अगर आप जानते होंगे तो इससे पहले क्या होता था कि जो गैस का एलपीजी का जो सब्सिडी होता था, ठीक है, क्या होता था कि आपको सब्सिडाइज रेट में ही हम और आप खरीदते थे। लेकिन पहल इनिशिएटिव्स के तहत क्या किया गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, मतलब हम जो खरीदते हैं मार्केट प्राइस पे और उसका जो सब्सिडी होता है वो सरकार क्या करती है? वो आपको हमारे और आपके अकाउंट में उस सब्सिडी को ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो वो किसके तहत किया जाता है? पहल इनिशिएटिव के तहत।
ठीक है, ये न्यूज में था, इसलिए हमको इसको जानना जरूरी है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, जिसके तहत एलपीजी का सब्सिडीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इंडिया का 27th, ठीक है, पब्लिक सेक्टर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जिसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वो कौन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, कौन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अगर आप लोगों ने सितंबर का करंट अफेयर जो हमने दिया है उसको पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस कंट्री में सॉरी किस भारत के राज्य में लोकेटेड है, आप बता सकते हैं, किस स्टेट में लोकेटेड है, बता सकते हैं आप लोग, नुमालीगढ़ बता सकते हैं, गेस कीजिए कोई भी। सितंबर वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे आप लोग अभी। असम में लोकेटेड है। ठीक है, वहां पर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था जो आपको बैम्बू बेस्ड जो बायो इथेनॉल है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसी रिफाइनरी से क्या हुआ था, प्रोड्यूस किया गया, इससे कारण ये न्यूज में था। ठीक है, उसी को अभी भारत का 27 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब देखिए अलकनंदा गैलेक्सी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस टेक्नोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सबसे पहला सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आपको इसको किस स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इसको आपको जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स है जिनका नाम है राशि जैन एंड योगेश वाडेडकर, इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, इसको आपको पुणे में जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, ठीक है, उस वहां पर इसको इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है, अब हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो इसका नाम आपको अलकनंदा रिवर पे रखा गया है। ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा देखिए, सबसे सिग्निफिकेंट ये है ना कि इसको कहा जा रहा है कि इसका जो खोज हुआ है, इस नया गैलेक्सी का जो खोज हुआ है, ठीक है, ये लगभग 1.5 बिलियन पुराना है। ठीक है, और वन ऑफ द अर्लीस्ट है, मतलब सबसे पुराने गैलेक्सीज में से है जिसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये सिग्निफिकेंट किस लिए है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पीरियड का गैलेक्सी इसको बताया जा रहा है ना, तो ऐसा अवधारणा है, ऐसा कॉन्सेप्शन है कि उस पीरियड में, ठीक है, उस फेज में जो गैलेक्सीज होते थे वो उतना वेल डेवलप्ड नहीं होते थे। ठीक है, जितना कि वेल डेवलप्ड ये जो नया गैलेक्सी जिसको खोजा गया है अलकनंदा गैलेक्सी वो है, इसलिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये उस समय के बारे में एक नया इंफॉर्मेशन जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रोवाइड किया है, इसलिए ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट देके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको बताएं कि द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स आर ऑफन एनविजन्ड एज कायोटिक filled with young galaxies that lacked order or recognizable structure। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो अलकनंदा है वो कौन सा गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी है जो 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं जो हमारा सोलर सिस्टम क्या है, हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, तो जो अलकनंदा भी जो है जिसको नया नया खोजा गया है उसका भी जो डिजाइन और स्ट्रक्चरल है, ठीक है, वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से मिलता जुलता है। ठीक है, और मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी नाम क्या है आपको, मंदाकिनी। ठीक है, क्या है, मंदाकिनी। उसका लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि अलकनंदा जो गैलेक्सी है उसका आपको 2 आर्म्स है। ठीक है, 2 आर्म्स है जिसका डायमीटर आपको कितना है, लगभग 30,000 लाइट ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले। तो इसको खोजा जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू गया है। ठीक है, सबसे बड़ा ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि जिस पीरियड का इस गैलेक्सी को बताया जा रहा है उस पीरियड में ऐसा माना जाता था कि जो गैलेक्सीज होते थे वो वेल डेवलप्ड नहीं होते थे।
ठीक है, लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट है, ये जो नया डिस्कवरी है, वो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्शन को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। ठीक है, या उस पीस ऑफ नॉलेज में, ठीक है, एक नया इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए जीपीएस स्पूफिंग, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। अभी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे इसके तहत आपको बहुत सारे फ्लाइट्स ऑपरेशन को डिस्टर्ब किया गया। ठीक है, तो देखिए जीपीएस स्पूफिंग में होता ये है कि जो सिग्नल्स है, ठीक है ना, जो जीपीएस, जो हमारे मोबाइल में जो जीपीएस जो डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से आपको जो एविएशन में, ठीक है, जो फ्लाइट्स में जो जीपीएस ये सब लगा होता है नेविगेशन के लिए, तो इसके थ्रू होता यह है कि गलत फीड इसको किया जाता है, गलत सिग्नल्स भेजा जाता है। ठीक है, गलत डेटा उसको उसमें फीड किया जाता है, जिससे जिससे क्या है कि आपको जो एयरक्राफ्ट का जो रियल लोकेशन है, ठीक है, वो उसको आप मिसरीड कर लेते हैं। ठीक है, वहां से आपको क्या किया जा सकता है, मिसलीड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है जीपीएस जैमिंग, क्या होता है जीपीएस जैमिंग, होता है कि आपको कंप्लीट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेगा, आप नेविगेट ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन स्पूफिंग में क्या है कि आपको मिसलीड किया जाता है, आपको गलत सिग्नल्स भेजा जाता है, आपको गलत इंफॉर्मेशन को फीड किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको बहुत सारे जो जो अनटुवर्ड इंसिडेंट्स है वो भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया जीपीएस स्पूफिंग। उसके बाद देखिए सिम बाइंडिंग। सिम बाइंडिंग ये क्या है कि इसको लेके जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है, उसने ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आपको व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया या सिग्नल्स हो गया, उन सब के लिए एक नया डायरेक्टिव रिलीज किया गया है। ठीक है, तो नाम से आपको क्या सजेस्ट होगा कि सिम बाइंडिंग। ठीक है, मतलब ये है कि अब आपका जो डिवाइस है, कुछ दिनों के बाद जब ये डायरेक्टिव कंप्लीटली लागू हो जाएगा, ठीक है, तो जब तक जिस नंबर से आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप को ऑपरेट कर रहे हैं, वो सिम अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तो आपका जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम, वो ऑपरेट नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सिम बाइंडिंग को लेके भारत सरकार ने अभी नया डायरेक्टिव रिलीज किया है। ठीक है, उसका देखिए भारत के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कौन है, जितेंद्र सिंह। उन्होंने भारत का फर्स्ट इंडिजीनियस, पहला स्वदेशी, ठीक है, पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसका क्या नाम है, हंसा 3NG, क्या नाम है, हंसा 3NG। ठीक है, उसके प्रोडक्शन जो वर्जन है उसको उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब क्या है कि अब हंसा 3NG जो भारत का पहला जो पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या नाम याद रखना है कि भारत का पहला इंडिजीनियस जो पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है, हंसा 3NG। ठीक है, जिसका अभी जो प्रोडक्शन है वो CSIR NAL बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी कुछ साइंटिस्ट ने, ठीक है, एस्टेरॉयड बेनू, ठीक है, एस्टेरॉयड बेनू जिसको नासा का ओसरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट ने जिस एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट किया था उसको अभी स्टडी किया गया। ठीक है, और उस एस्टेरॉयड पे कुछ लाइफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जैसे कि फॉस्फेट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, स्पेस कम हो गया, ठीक है, या ग्लूकोज हो गया, सबसे सिग्निफिकेंट कि ग्लूकोज को वहां पे पाया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन विच एस्टेरॉयड रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज, एविडेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो वो क्या नाम हो जाएगा, एस्टेरॉयड बेनू। ठीक है, एस्टेरॉयड बेनू। तो ये हो गया साइंस एंड टेक। अब हम आते हैं डिफेंस पे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज हरिमायु शक्ति, ये आपको इंडिया और मलेशिया के बीच में आपको एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसको अभी 5 से 18 दिसंबर तक राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इसका मेन मकसद है कि जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है उसमें किस तरीके से सिनर्जी को एस्टेब्लिश किया जाए, किस तरीके से दोनों कंट्रीज के जो आर्म फोर्सेज हैं कोलोबरेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपस में। उस पर्पस के लिए एक्सरसाइज हरिमायु शक्ति को इंडिया और मलेशिया कंडक्ट करती है। अब देखिए इंडियन नेवी डे, ये आपको मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, और 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 4 दिसंबर को 1971 में, ठीक है, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था, तब इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है,
ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रखना है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, वहां पर पाकिस्तान का जो नेवल फोर्सेज है, ठीक है, उनका जो नेवल जो भी उनका जो शिप्स या सबमरीन्स है, उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम लोग 4 दिसंबर को नेवी डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद देखिए इंडिजीनियस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम। ठीक है, इसको अभी डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में इसको सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है। ठीक है, और बहुत सेलेक्टेड कंट्री है, ठीक है, जिनके पास ये इंडिजीनियस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी सिस्टम हो जाए जहां पर आपको फ्लाइट से एस्केप करना हो, ठीक है, या आपको एयरक्राफ्ट से एस्केप करना हो, उसमें ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप क्या देख रहे हैं, लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। और ये भारत ऐसा करके आपको वन ऑफ द जो सेलेक्टेड कंट्रीज है, जो एलीट क्लब ऑफ नेशंस है, उसमें भारत इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किसने किया, सबसे पहले डीआरडीओ ने इस सिस्टम को मतलब इस सिस्टम को अभी सक्सेसफुली ट्रायल किया है। इसका कहाँ पे किया, चंडीगढ़ में किया। ठीक है, अब देखिए आईएनएस अरिधमन, ठीक है, ये भारत का 3rd न्यूक्लियर सबमरीन होगा। ठीक है, जिसको भारत बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है, ये अभी न्यूज में था। ठीक है, उसके बाद भारत का जो 2nd न्यूक्लियर न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसका क्या नाम है, आईएनएस अरिघात। ठीक है, और भारत का पहला, अगर पूछा जाए आपको कि कौन न्यूक्लियर इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन था भारत भारत का, तो उसका क्या नाम है, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, तभी ऑपरेशनल आपका भारत का 3 है, भारत का 2 है। तीसरा जो अभी बहुत जल्दी जिसको इंडक्ट किया जाएगा, जिसको अभी हमारे नेवी के चीफ ने अभी जिसके बारे में जिक्र किया है, ठीक है, आईएनएस अरिधमन, उसको बहुत जल्दी भारत इसको इंडक्ट करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इक्वेरिन। ठीक है, ये किन भारत और किस देश के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और मालदीव्स के बीच में, भारत और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, केरला के तिरुवनंतपुरम में 2 से 15 दिसंबर तक। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। ठीक है, 1949 से इस ये जो ट्रेडिशन है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, और हर साल ये 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए इंडेक्स एंड रैंकिंग। पहला है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। ठीक है, इसको जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने रिलीज किया है। ठीक है, ये आपको मेनली 3 पैरामीटर्स पे मेजर करता है। ठीक है, सारे कंट्रीज के परफॉर्मेंस को। पहला क्या है, इंक्लूजन। दूसरा क्या है, जस्टिस। तीसरा क्या है, सिक्योरिटी। ठीक है, और इस रैंकिंग में पहला कंट्री कौन, पहला नंबर पे कौन रहा है, डेनमार्क रहा है। उसके बाद कौन है, आइसलैंड एंड नॉर्वे है। ठीक है, इंडिया का कौन सा रैंक है, 131st। ठीक है, स्कोर क्या है भारत का, 0.607। सबसे कम सेफ कंट्री कौन है, लिस्ट सेफेस्ट कंट्री कौन है, लिस्ट सेफ कंट्री कौन है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ल्ड 3rd वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025। भारत ने इस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करते हुए भारत ने इस कंपटीशन में 8वां रैंक 8th रैंक को अचीव किया है। ठीक है, और भारत इसमें मेडल कितना जीता, 6 मेडल जीता, 1 सिल्वर, 2 ब्रोंज और 3 मेडेलियंस फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, ये कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ताइवान के तैपेई में, ताइवान के तैपेई में। ठीक है, अब अगला देखिए रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट। ठीक है, आपको नाम से अगर पूछा जाए कि किस कौन रिलीज करता है, तो ये FAO करता है, ने किया है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आपसे क्या होता है, थीम पूछ दिया जाता है कि रिपोर्ट का थीम क्या है। ठीक है, अगर आप एएसओ का पेपर देखे होंगे तो उसमें क्या पूछा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का थीम पूछा कि नहीं पूछा, है ना। तो ये जो रिपोर्ट आया उसका थीम क्या था, एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स, एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स। ठीक है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको यूएनए का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोम में। ठीक है, उसका पहला फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जिसमें उसने जो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज का जो ग्लोबल कंडीशंस है उसको उसने स्टडी किया है। ठीक है, इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो इसमें बताया गया है कि जो ग्रोइंग जो नीड है पॉपुलेशन का फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है,
वो आगे आने वाले समय में कैसे बढ़ेगा, तो उसमें बताया गया है कि आगे आने वाले समय में, ठीक है, कम से कम आपको 50% ज्यादा और फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, फीड एंड फाइबर, मतलब जो आप एनिमल्स के लिए जो भी आप फीड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फाइबर, या जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना, तो इन सब के प्रोडक्शन में आपको 2050 तक, ठीक है, कम से कम आपको 50% का बढ़ोतरी करना पड़ेगा, 50% का इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताया गया है कि वर्ल्ड का लगभग 8% पॉपुलेशन, ठीक है, हंगर के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, 673 मिलियन पॉपुलेशन। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो लैंड जो डिग्रेडेशन है, ठीक है, मतलब ह्यूमन ह्यूमन इंटेस्ट इंड्यूस जो लैंड डिग्रेडेशन है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका 60% जो शेयर है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, एग्रीकल्चरल एरियाज को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है आगे चल के, जो फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, अगर लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो राइज हो ही सकता है ना, है ना। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर का 72% शेयर कंज्यूम करता है। ठीक है, हम और आप क्या सुनते हैं कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है ना, उसको उसको उसके प्रोडक्शन को कम करने की हम लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, ताकि एग्रीकल्चर में वाटर का जो कंजम्पशन है उसको हम किस तरीके से कम कर सके। ठीक है, तो ऐसे में बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो फ्रेश वाटर का 72% शेयर एग्रीकल्चर अकेला इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फीफा पीस प्राइज, डोनाल्ड ट्रंप को भले ही नोबेल प्राइज ना मिला, हो सकता है अगले साल मिल जाए, ठीक है, लेकिन फीफा ने उनको अवार्ड दे दिया, पीस प्राइज। फीफा ने अपना जो पहला पीस प्राइज है वो किसको दिया है, वो दिया है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, ये फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है, उन्होंने इस अवार्ड को यूएसए के प्रेसिडेंट को दिया। ठीक है, अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है, वो आपको 2026 में यूएसए में होने वाला है। ठीक है, तो इसी को लेकर ड्रॉ को रिलीज किया गया कि कौन सा कंट्री किसके साथ भिड़ेगा, कब भिड़ेगा, है ना, किसके साथ मतलब मैच खेलेगा। तो इसको लोग जो ड्रॉ को रिलीज किया गया, उसी उसी में आपको यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फर्स्ट फीफा पीस प्राइज प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब देखिए स्पोर्ट्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोनों कंट्रीज के बीच स्पोर्टिंग टाइज को प्रमोट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। ठीक है, दूसरा देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो किन लोगों को मिला है, स्वीडन के जो पोल वॉल्टर है जिनका नाम है अरमैन डुप्लैंटिस, ठीक है, और दूसरा अमेरिकन स्प्रिंटर जो है, ठीक है, जिनका क्या नाम है, सिडनी मैकलॉविन लेब्रोन। इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सुल्तान शाह सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है, ये हॉकी का टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता, बेल्जियम ने जीता। किसको हरा के जीता, तो वो भारत को हरा के जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बेल्जियम का पहला ट्रॉफी है, सुल्तान अल्जान शाह कप। ठीक है, उसके बाद देखिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड किसके नाम पे हो गया है, हुआ रोहित शर्मा के नाम पे हो गया है। उन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, सबसे ज्यादा छक्का मारने में ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल में। उसके बाद देखिए कि क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड अब किसके नाम पे हो गया है, विराट कोहली के नाम पर हो गया है। ठीक है, जब उन्होंने रांची में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 52nd ओडीआई सेंचुरी लगाया। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन चेस मास्टर, ठीक है, चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने सेकेंड एडिशन जीता जेरूसलम मास्टर्स 2025 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने विश्वनाथन आनंद को हराया, ठीक है, जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। जब हम आपको अक्टूबर या नवंबर का करंट अफेयर देंगे तो उसमें आपको ये भी मिलेगा देखने को कि भारत ने अभी चेस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया था गोवा में। ठीक है, और इस वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है, चेस वर्ल्ड कप का, उसको उसका जो नाम है वो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है इस बार, जो भारत ने चेस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए अपॉइंटमेंट्स, एप्पल ने आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है, किसको नियुक्त किया है, अमर सुब्रमण्यम को। ठीक है, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स किसको अपॉइंट किया गया है, विवेक चतुर्वेदी को। उसके बाद देखिए प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी, ठीक है,
जो मल्टीपल मैरिजेज है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अभी किस कंट्री, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, तो किस कंट्री, किस स्टेट ने इसको पास किया है इस बिल को? असम ने किया है, ठीक है, असम ने किया है। और असम ऐसा करने वाला आपको सेकंड स्टेट हो गया है, ठीक है। इससे पहला जो फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसा लॉ को पास किया था अपने असेंबली से, उसका क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है। क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है उसका। देखिए प्रोजेक्ट महादेव, आप सब देखे होंगे कि अभी क्या है, लियोनेल मेसी अभी भारत में आया है, ठीक है। तो अभी क्या है, वो आपको कोलकाता गया, हैदराबाद गया, अभी कहाँ, कल कहाँ था, मुंबई में था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट महादेव किसका पार्ट है? आपको महाराष्ट्र का पार्ट है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जहां पर वो फुल सेलेक्टेड जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको पूरे तरीके से महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट करेगी, ठीक है। उनको फंडिंग, स्कॉलरशिप, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी तमिलनाडु के 5 नए प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें चोला एरा के का जो कॉटन साड़ी है जिसका नाम वोरायबुर है, ठीक है, या जैगरी पाउडर जिसका नाम कविंदा पडी नटू सकराई है, ठीक है। नाम से आपको सजेस्ट हो रहा होगा, है ना। तो ये सारा नाम क्या एक तरीके से तमिल नाम है। तो ये 5 नए प्रोडक्ट्स को अभी, तमिलनाडु के नए प्रोडक्ट्स को क्या किया भारत सरकार ने? जीआई टैग प्रदान किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, ठीक है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि इंडिया के नेशनल एंथम, ठीक है, और इंडिया के फ्लैग को लेके कि उसको वहां पर होस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, उसको सिंग किया जाए कि नहीं जाए। आप सब जानते होंगे कि नागालैंड इस समय क्या है कि कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्टिव रहता है ना। तो इन सारी चीजों के थ्रू उसको वो क्या कर रहा था, ये जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है उसको फ्यूल करने की कोशिश की गई थी, इसके कारण ये न्यूज में था, ठीक है। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है आपसे पूछे तो वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्तिकाई दीपम फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है अभी, और अभी भी कंट्रोवर्सी इस पे चल ही रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये जानिए कि कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया? तमिलनाडु में। देखिए इसको लेके अभी वहां पर क्या हुआ है, कुछ कॉम्युनल क्लैशेज हुए हैं, ठीक है। ये जो करते गए दीपम फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु में, तो वहां पर इसको लेके कुछ कॉम्युनल क्लैशेज हुए हैं, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं जुडिशियरी के ऊपर भी कुछ सवाल उठा है, ठीक है। और जिस जज ने इस फेस्टिवल में एक लैंप को लीड करना था, ठीक है, तो उसको लेके जो परमिशन दिया जिस जज ने, उस जज के खिलाफ अभी जो अपोजिशन पार्टीज के मेंबर हैं उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया है, ठीक है। तो इसके कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो करते गए दीपम फेस्टिवल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ सेलिब्रेट किया गया तो तमिलनाडु में किया गया, ठीक है। आपको आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, उन्होंने क्या किया है, जो लोक भवन, जो राजभवन है जहाँ पे राज्यपाल लोग रहते हैं, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? लोक भवन कर दिया है, ठीक है। उसका देखिए बिहार करंट अफेयर्स, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ये नाम से तो सजेस्ट हो रहा है कि भारत दर्शन कराया जाएगा। जैसे आप नेपाल में अगर जाइएगा सिलेक्शन के बाद तो आपको भी भारत दर्शन कराया जाता है वहां पर, ठीक है। तो उसी तरीके से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना स्टार्ट किया है, जिसका मकसद है कि आपको जो सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भारत का जो भी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा, बच्चों को सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से टूर पे लेके जाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना ऑलरेडी चल रहा है, जिसके तहत बिहार के भीतर ही सरकारी स्कूल को बच्चों को जो भी हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसके बारे में अवगत कराने के लिए टूर पर सरकारी पैसे से उनको ले जाया जाता है, ठीक है। स्पीकर ऑफ 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी आपको 18वीं विधानसभा का ही इलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसके स्पीकर कौन बने हैं? डॉक्टर प्रेम कुमार। कई बार आपसे क्या होता है कि सीधा ये लोग क्या करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पूछ देते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं? गया जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को। और ये 9 टर्म एमएलए है, 1990 से ये एमएलए बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इंडिपेंडेंट इंडिया में बिहार का पहले स्पीकर का नाम पूछा जाए तो वो कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ठीक है। और इन्होंने सबसे ज्यादा समय तक स्पीकर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। आर्टिकल 178 जो हमारे संविधान का है वो राज्य में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के प्रोविजंस के बारे में उसमें चर्चा की गई है, ठीक है। अब आता है डिप्टी स्पीकर ऑफ द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कौन बने? नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है। और ये लगातार दूसरी बार इस
पोस्ट के लिए इनको इलेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये दोनों स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यूनैनिमसली इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, सर्वसम्मति से इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। और जो नरेंद्र नारायण यादव है, ये किस पार्टी से संबंधित है? जेडीयू से संबंधित है, ठीक है। डॉक्टर प्रेम कुमार किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी से संबंधित है, ठीक है। और ये जो नरेंद्र नारायण यादव है, ठीक है, इन्होंने भी 8वीं बार चुनाव जीता है। ये 1995 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से? मधेपुरा के आलमनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और आपको ये भी इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये जानना चाहिए कि 18वीं बिहार विधानसभा के ये प्रोटेम स्पीकर भी थे, ठीक है। जब भी कोई नया हाउस का गठन होता है, नया हाउस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आफ्टर इलेक्शन, तो फॉर टाइम बिंग, ठीक है, मतलब कि जिसमें आप स्पीकर, जिसमें आप मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं, उस पर्पस के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे भी नरेंद्र नारायण यादव जो जेडीयू से, उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार ने भी 3 नए डिपार्टमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो वो 3 डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पहला, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने डिपार्टमेंट थे? इससे पहले 45 थे, ठीक है। तो अब ये 3 मिला के कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हाल में ही, कल या परसों ही क्या किया गया, इन 3 नए डिपार्टमेंट्स के लिए मिनिस्टर्स को एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो इसी में हम अभी कुछ देर पहले ग्रुप में क्वेश्चन भी पोस्ट किए थे आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन का जो मिनिस्टर है वो किनको अपॉइंट किया गया है? नीतीश कुमार ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस पोर्टफोलियो को अपने पास ही रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जा सकता है कि हु विल हेड द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन, ये भी बिहार सरकार ने भी इन 3 मिनिस्ट्री के साथ इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो देखिए, इनका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद होगा आपको कि जो भी आपको जो प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन है, हॉर्टिकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, मतलब जो भी रूरल इकोनॉमी से संबंधित जो भी प्रोडक्शन होगा ना, ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, उनके क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए आपको इस जो बॉडी है उसका गठन किया गया। क्या नाम है जिसका? मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि मेनली आपको कि जो भी रूरल इकोनॉमी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट, कितना ज्यादा उनको मार्केट का एक्सेसिबिलिटी को हम प्रमोट करें, इस पर्पस के लिए बिहार मार्केटिंग प्रमोशन कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। अब देखिए, नीतीश कुमार आपको पहले व्यक्ति बने भारत के जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पे ओथ लिया है, ठीक है। और इसी चीज को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने, ठीक है। अब देखिए, बुक एंड ऑथर, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, इसको ऑथर कौन है? अभिजीत जोग। विकास पुरुष मुरली मनोहर श्रीवास्तव, ठीक है। ये आपको ये जो किताब है विकास पुरुष, ये नीतीश कुमार के नाम पर है, मैं नीतीश कुमार पर ही किताब है, ठीक है। और इसका उद्घाटन अभी पटना बुक फेयर में स्वयं नीतीश कुमार ने ही किया था, ठीक है। और हमारी करंट अफेयर्स का जो बुक आता है आपको जिस पब्लिकेशन से, उस पब्लिकेशन ने ही इस बुक को पब्लिश किया है, ठीक है। अब देखिए, स्वराज कौशल, ये सुषमा स्वराज जो हमारे भारत की विदेश मंत्री थी, ठीक है, उनके ये हस्बैंड है स्वराज कौशल। ये प्रोमिनेंट लॉयर भी थे, ठीक है। और ये मिजोरम के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा उपलब्धि ये था कि इन्होंने ना मिजोरम में जो एक समय इंसर्जेंसी था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया? रोकने में, ठीक है। उस समय जो पीस एकॉर्ड जो साइन किया गया था, मिजोरम पीस एकॉर्ड 1986 में, उसमें उन्होंने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, इसलिए इनको याद किया जाता है, ठीक है। और मिजोरम के ये फर्स्ट एडवोकेट जनरल भी बने थे 1987 में। अब आता है फ्रैंक गेहरी, ठीक है। ये आपको विश्व के रिनाउंड आर्किटेक्ट थे, ठीक है, जिनको आपको जो फेमस बिल्डिंग है जैसे वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल हो गया लॉस एंजलिस में, ठीक है, या गुगेनहेम म्यूजियम हो गया स्पेन में, इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए इनको माना जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, पूछ दिया जा सकता है कि फ्रैंक गैरी कौन थे, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि आपको वो आर्किटेक्ट थे, ठीक है। उसका देखिए, रेज बेट, हर साल क्या होता है कि साल के अंत में जो प्रोमिनेंट डिक्शनरी है जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गया, मेरियम वेबस्टर हो गया, चाहे आपको कैम्ब्रिज हो गया, ये सब क्या करता है कि वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करते हैं।
तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने भी अपना वर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज किया है, जिसका क्या नाम है, रेज बेट। रेज बेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया पे हम कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इंगेजमेंट्स को बढ़ाने के लिए या अपने फॉलोअर्स को गेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ जानबूझकर कुछ प्रोवोकेटिव चीजों को पोस्ट करते हैं, ठीक है, या प्रोवोकेटिव बातों को लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसा जो फिनोमेना है उसको रेज बेट कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी प्रेस है उसने वर्ड ऑफ द ईयर या फ्रेज ऑफ द ईयर 2025 के तौर पे उसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। एक फॉसिल है जिसका नाम आपको बर्टेले फूट है, ठीक है, उसके मिस्ट्री को अभी सॉल्व किया गया है। तो वो कहाँ पर इसको पाया गया था, यूथोपिया में पाया गया था, इथोपिया में पाया गया था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि बुर्टेले जो फूट द फॉसिल्स है, ठीक है, वो कहाँ पे पाया गया था, इथोपिया में पाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे वो आपको हर साल 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो हर साल 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये अभी आपको उड़ीसा के कोणार्क में इसको, उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। और हमारा आप सब जानते हैं कि भारत किस तरीके से चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को ले रही है, ठीक है। चाहे उसके लिए आप हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी बोत्सवाना से भी जब प्रेसिडेंट गई थी तो बोत्सवाना से भी हम कुछ टाइगर लेके आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, चीता को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स को ले रही है, ठीक है। इसलिए इंटरनेशनल चीता डे के बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।